Hello students, in the previous lecture we studied about graphs, especially graphs of parabola, circle, hyperbola, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सर्किल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई सर्किल रहे तो उसका इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा, कहाँ पे उसका सेंटर होगा, कितना उसका रेडियस होगा। उसी तरीके से मैंने इलिप्स के बारे में आपको बताया, एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी में जो ज़्यादा रहेगा वही सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, मतलब उस एक्सिस के अलॉन्ग इलिप्स ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। फिर हमने हाइपरबोला भी देखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा खासकर, क्योंकि ग्राफ में जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा बहुत बार, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, या वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्योंकि फिजिक्स में हम देखेंगे बहुत बार एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। हम लोगों ने पैराबोला भी ड्रॉ किया, हालांकि और भी बहुत सारे पैराबोला होते हैं, वो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखेंगे फिजिक्स में आगे, कि मतलब हम उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे एक बार आएगा उसकी ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करना, तो वहाँ आपके पैराबोला के ड्रॉ करने का जो नॉलेज है उसी में थोड़ा सा और एडिशनली एक दो बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो बड़ी आसानी से उस पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री को भी हम ड्रॉ कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएशन देखा, उसकी यूजेस देखी, फिजिक्स में जितना उसका काम है मैंने आपको बताया। आप बस ध्यान रखना डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे, डिफरेंशिएशन है क्या इस पेज पे, और जो कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे, थोड़ा बहुत चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, इन सारी चीज़ों पे अगर इनमें आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो देयर विल बी नो हर्डल इन फर्दर स्टडी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब डिफरेंशिएशन से जस्ट रिवर्स प्रोसेस, है ना, इट्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले हेडिंग दे दो इंटीग्रेशन, इट इज reverse process of differentiation. It is reverse process of differentiation. मतलब ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n कोई फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बोलते थे हम, n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेटमेंट से हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम लोग dy बाई डी एक्स क्या बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स को बोलते हैं कितना आ जाता है ये n x टू द पावर n माइनस 1। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n भी एक फंक्शन है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 भी एक फंक्शन है, ठीक है। या एक चीज और देखिए यहीं पे, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस कांस्टेंट c रहे तो भी dy बाई डी एक्स यही होता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ, तो भी dy बाई डी एक्स n x टू द पावर n माइनस 1, और c का क्या हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 0 होता है, सो इट बिकम्स n x टू द पावर n माइनस 1 इटसेल्फ। मतलब y x टू द पावर n रहे तो भी dy बाई डी एक्स n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, y अगर x टू द पावर n प्लस कांस्टेंट c रहे, मतलब 2 3 4 व्हाटएवर, तो भी dy बाई डी एक्स n x टू द पावर n माइनस 1 ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए ये तो चलो डिफरेंशिएशन की कहानी है, इंटीग्रेशन की कहानी क्या है, तो इंटीग्रेशन की कहानी है कि अगर n x टू द पावर n माइनस 1 दिया रहे तो x टू द पावर n कैसे आएगा, या n x टू द पावर n माइनस 1 दिया रहे तो x टू द पावर n प्लस c कैसे आएगा, है ना। मतलब x टू द पावर n दिया होता था पहले, तो हम डिफरेंशिएट करते थे, कोई कहता था कि भैया इसको डिफरेंशिएट करो तो हम कर देते थे, हमारा रिजल्ट n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाता था। लेकिन आज के बाद अगर कोई मुझे कहे कि भैया नो, अब तुम्हें डिफरेंशिएट नहीं करना है, रिवर्स करना है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। रिवर्स करना है मतलब n x टू द पावर n माइनस 1 दिया हुआ है और हमें
लेना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो x टू दी पावर है। तो कैसे निकलेगा, कैसे कैसे फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, है ना। तो कुछ फॉर्मूलाज और इसकी पहले मीनिंग की हम सबसे पहले बात करेंगे, तब हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्या है ये, अगर मैं इसी चीज को जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे चाहे यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं। मैं dy और ये dx, ठीक है ना, ऑलराइट। dx को अगर मैं इधर ले जाता हूं, क्या ले जाता हूं, dx को इधर। इंटीग्रेशन का सबसे पहले सिंबल की बात करूं तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल, है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब देखिए गौर कीजिए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या देता है, n x टू द पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हुआ तो ये मिला। तो उसी तरीके से n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या दे देना चाहिए, x टू द पावर n दे देना चाहिए। जैसे x टू द पावर n प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या मिला मुझे, डिफरेंशिएशन क्या मिला मुझे, n x टू द पावर n माइनस 1। तो उसी तरीके से n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या मिल जाना चाहिए, ये इंटीग्रेशन से x टू द पावर n प्लस c मिल जाना चाहिए, है ना, बात यही है। अब अगर इफ, जैसे एक स्टेटमेंट को जरा गौर कीजिएगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट से, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या, इफ y इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ fx, इफ y इज इक्वल टू कैपिटल f, मैं थोड़ा सिंबल में कैपिटल f ले रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x एंड dy by dx is a small f of x, dy by dx is a small f of x। ध्यान रखना, जैसे कैपिटल f of x अगर x टू द पावर n है, तो स्मॉल f of x क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। मैंने थोड़ा सा सिंबल बदला है, मैंने एक फंक्शन माना है अपने मन से कैपिटल f of x, है ना, और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में स्मॉल f of x है, देन इस स्मॉल f of x, अभी हम एक बात किया था हम लोगों ने कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर n x टू द पावर n माइनस 1 है, तो n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n होना चाहिए। n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x टू द पावर n होना चाहिए, और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, ये है। तो देन मैं लिख रहा हूं स्मॉल f of x dx इंटीग्रेशन का, इस सिंबल का मतलब होता है स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन। जैसे कैपिटल f of x का डिफरेंशिएशन स्मॉल f of x है, तो स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल f of x होना चाहिए, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, तो देखो गौर करो, इस dx को अगर मैं इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराऊं, तो dx को इधर मैं ले जाऊं तो dy इधर बचेगा और इक्वल टू f of x इंटू dx हो जाएगा, है ना। फिर मैं इंटीग्रेशन सिंबल कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy जो कि हमें y दे देगा, तो f of x dx इज इक्वल टू होता है कैपिटल f of x, वही y जो किसके बराबर है, कैपिटल f of x के बराबर है। अब प्लस एक c हम ऐड करते हैं, हम एक c क्यों ऐड करते हैं पता है, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यहाँ पे ये दो एग्जांपल है ना, सारी बातें क्लियर करेंगे। जैसे देखिए x टू द पावर n का भी डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 है, और x टू द पावर n प्लस c का भी डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 ही है। इसका मतलब n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n भी होना चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस c होना चाहिए। इसीलिए c एक ऐड किया जाता है इंटीग्रेशन में, एक c ऐड कर दिया जाता है कि अगर डिफरेंशिएट करते वक्त ये c होता तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे x टू द पावर n है तो उसका भी डिफरेंशिएशन वही है जो x टू द पावर n प्लस 3 का होगा, क्योंकि कांस्टेंट x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन वही होगा जो x टू द पावर n प्लस 5 का होगा। sin x का डिफरेंशिएशन वही होगा जो sin x प्लस 3 का होगा, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा ना, तो sin x का cos x ही बचेगा। इसका मतलब ये है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x ही नहीं हो सकता, sin x प्लस c हो सकता है, क्योंकि sin x प्लस c का भी cos x ही आ रहा है ना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो वही लॉजिक मैंने लगाया कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 है, x टू द पावर n प्लस c का भी डिफरेंशिएशन वही है, यानी इसी चीज का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए हम एक c ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, हम हमेशा एक c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि क्या पता वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो c कितना होगा, वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है।
तो ध्यान रखेंगे दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, तो कुछ अगर एफ ऑफ एक्स के बदले हम कुछ यूज करते हैं वाई डैश, तो ये वाई डैश डी एक्स। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है क्या बेसिकली, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये बेसिकली मान लीजिए एक ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का, एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है ना, कुछ है वाई डैश, क्योंकि वाई हम ऑलरेडी कैपिटल एफ ऑफ एक्स एज्यूम किए हुए हैं, इसलिए इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को वाई नहीं बोलना अभी, क्योंकि वाई हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स और एक्स का हमें ग्राफ पता है, सपोज दिस इज ए ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स। तो जरा सा मैं इस पूरी कहानी की मैं मीनिंग समझा दूं, इस पूरी कहानी की मीनिंग क्या है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन साइन क्या है बेसिकली। तो अगर ये ग्राफ है और किसी एक्स डिस्टेंस पे हम जाते हैं, किसी एक्स पे जाते हैं और एक्स में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं डीएक्स की, कितने की, डीएक्स की, तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम जाएंगे यहाँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, एक्स कॉमा जैसे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, किसी भी कर्व पे हम जाते हैं तो एक्स कॉमा वाई जो उसको सेटिस्फाई करता था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। और थोड़ा सा और आगे जाएं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स या डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि इस पॉइंट के लिए x कितना है, इस पॉइंट के लिए x तो x है, लेकिन इस पॉइंट के लिए x कितना है, x प्लस डी एक्स है, बिकॉज मैंने इसे dx ना बोल के इसको तत्काल डेल्टा x बोल, डेल्टा x, डेल्टा x, दिस इज बेसिकली डेल्टा x। ऑलराइट, अब ये डेल्टा x है, तो ध्यान ये देंगे, जरा समझिएगा f ऑफ x इंटू dx या डेल्टा x क्या है बेसिकली। तो अगर मैं इस एरिया को सेट कर दूं, ये एरिया कितनी है, ये एरिया जरा गौर करो, देखने में किसकी तरह है, क्योंकि डेल्टा एक्स काफी ही छोटा होगा, तो देखने में तो हालांकि ये ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है, ट्रेपेजियम समझते हैं आप लोग, ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों अनपैरेलल साइड्स, ये वाले साइड और ये वाले साइड पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये देखने से ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है। अगर मैं इसका एरिया, स्मॉल एरिया डेल्टा ए निकालूं, क्या निकालूं, डेल्टा ए निकालूं, तो व्हाट इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकता हूं। हालांकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन चूंकि इस ट्रेपेजियम की विड्थ काफी ही कम है, इसलिए इस ट्रेपेजियम का एरिया भी हम ये लेंथ इनटू ये वाला ब्रेड्थ ले सकते हैं, क्योंकि ये काफी कम होगा, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना। मैं लिखने जा रहा हूँ ट्रेपेजियम का एरिया, लेकिन फॉर्मूला रेक्टेंगल के एरिया की तरह आ रहा है। रीजन ये है क्योंकि ये विड्थ काफी कम है, ये विड्थ डेल्टा एक्स जो है काफी कम है, ठीक है ना। तो मैं इस स्मॉल एरिया डेल्टा ए को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता, है ना, एक और स्ट्रिप का एरिया ले सकता था, है ना, तो ये दूसरा आ जाता कुछ, यहाँ ये एफ ऑफ एक्स आ जाता, वो दूसरा आ जाता एफ ऑफ एक्स डैश इंटू डेल्टा एक्स आ जाता, तीसरा आ जाता एफ ऑफ, एक और स्ट्रिप ले लेता तो तीसरा आ जाता एफ ऑफ एक्स डबल डैश डेल्टा एक्स आ जाता। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर देता, ये एक छोटा स्ट्रिप लेता, एक और बड़ा स्ट्रिप लेता, छोटा ही स्ट्रिप लेता, और भी स्ट्रिप लेते जाता, इन बहुत सारे स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, ऑलराइट। तो इन बहुत सारे स्ट्रिप्स के एरिया को अगर मैं ऐड करना शुरू कर देता, ठीक है ना, तो हम लोग ये बहुत सारे स्ट्रिप्स के एरिया, इन सारे चीजों के समेशन को एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ ऑफ दूसरा एक्स डैश डेल्टा एक्स, है ना, या मैं ऐसे कह सकता हूं, आप जरा समझिएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स लिया हमने, है ना, उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स वन एक्स टू ऐसे भी ले सकते थे हम लोग बेसिकली। आप बस यहाँ नेट सेल में समझो, बिकॉज इसको बहुत डिटेल में मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे। आप बस इतना समझो कि इस चीज की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने का मतलब एकोमोडेट करना, सबको मिलाना। तो यहाँ मिलाने की बात किसकी हो रही है, तो मिलाने की बात इन एरियाज की हो रही है। किन एरियाज की, तो स्ट्रिप्स की एरिया की। वो स्ट्रिप कहाँ है, तो एफ ऑफ एक्स और एक्स के ग्राफ के नीचे, यानी कर्व के नीचे जो स्ट्रिप्स बन रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे जो स्ट्रिप्स बन रहे हैं, उन स्ट्रिप्स के एरिया का समेशन है, यानी दिस इज समेशन
आप सीधे लिख लो समेशन ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अंडर द कर्व। ये स्ट्रिप्स, जैसे एक स्ट्रिप का एरिया ये है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, एंड सो ऑन। समेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अंडर द कर्व। और इसीलिए इसे बोला जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। का मतलब होता है अगर मैं एक्स की लिमिट दे दूं यहाँ पे, सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे ये एक्स इज इक्वल टू सपोज ए होता, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स इज इक्वल टू बी होता, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक अगर मैं यहाँ पे लिमिट दे दूं इंटीग्रेशन में, तो ये पूरा एरिया क्या मिल जाएगा, तो एरिया अंडर द कर्व। यानी इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या देता है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स। आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या देता है, व्हाट इट गिव्स ज्योमेट्रिकली, तो इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स। ऑलराइट, अच्छा एरिया कितना लेंगे, जब बात कितने एरिया की आएगी, जैसे एरिया पे ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो जब एरिया हाउ मच एरिया की जब बात आएगी ना, तो लिमिट भी दिया होगा, क्योंकि वहां पे फिर वैल्यू दिया रहेगा कि x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक या 5 तक, तो यहाँ आप लिमिट भी दे देंगे, जिसकी हम कहानी बाद में समझेंगे कि जब लिमिट दे देते हैं तो ये कैसे सॉल्व होता है। तो लिमिट देने से भी फॉर्मूला वही चलेगा, बस हम लिमिट के हिसाब से इस x का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, पहले आप इस स्टेटमेंट को देखिए कि अगर y कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना, और dy बाई डी एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी को कहते हैं, इस सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई रिपीट, इस पूरे ये जो मैंने स्क्वायर में लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दे देगा ये, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, प्रोवाइडेड y इज इक्वल टू अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो तो dy बाई डी एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो बस अब इतनी बात को ध्यान रखेंगे, आगे के सारे फॉर्मूलाज को समझने के लिए इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर द कर्व होती है, लेकिन कर्व किनके किनके बीच होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, एफ ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे है y dx इन फ्यूचर, जैसे मैंने y पे यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिया है, किसी क्वेश्चन में यहाँ आपको दिख जाएगा y dx, तो y dx इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, यानी y और x में जो रिलेशन होगा पहले उस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे और फिर उसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूं, इफ फॉर्मूला नंबर ए, इफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, देन स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन dx integration is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus constant c, plus constant c, ठीक है ना। यहां पे कंडीशन है प्रोवाइडेड n नॉट इज इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, n अगर -1 रहा तब ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। -1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, ये फॉर्मूला नंबर 1। इफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx, यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा,
एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट सी। ये सी नहीं भूलेंगे, ये सी हमेशा लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने सी की कहानी देखी थी कि सी अगर होता है, कारण क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाना चाहिए, अगर इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ये पूरा है तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन होना चाहिए। और जब आप सच में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस चीज का डिफरेंशिएशन यही आ गया और सी का तो जीरो हो ही गया, इसीलिए सी ऐड कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको सी क्यों ऐड करते हैं अपने मन से, है ना। जब कभी भी इंटीग्रेट करते हैं ना तो एक सी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन के वक्त वो सी रहा होता तो उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है कि नहीं। तो ऑलराइट, दूसरा फॉर्मूला, इफ, जैसे इसके एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 है, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ एन का काम कौन कर रहा है, 3, तो एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एक्स टू द पावर 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई 3 प्लस वन 4 प्लस सी। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, तो क्या इस चीज का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर 3 आता है, तो हाँ आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे आपको चूंकि डिफरेंशिएशन आ चुका है पहले से, तो आप अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट, करके भी देख सकते हो। जैसे आप यहाँ डिफरेंशिएट अगर करते तो एक्स टू दी पावर 4 1, ये 1/4 कोएफिशिएंट है तो रहता बाहर 1/4, और एक्स टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 3, अब प्लस सी का क्या आ जाएगा 0, ये 4 4 कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर 3 आंसर। तो देख लीजिए एक्स टू दी पावर 3 आ भी गया। मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यानी ये जरूर ये फॉर्मूला सही है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, बिकॉज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, है कि नहीं। ये पहला फॉर्मूला था, ये एग्जांपल था। All right. Second formula, if f of x is equal to constant k, कोई कांस्टेंट है, then f of x dx, यानी f of x का इंटीग्रेशन, यानी k का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब k dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिंपल kx प्लस एक दूसरा कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट c। Third formula, if f of x is equal to k into x to the power n, कभी कभी किसी को जैसे 2x to the power 3 कुछ इस टाइप का, then f of x dx integration is equal to k x to the power n dx integration is equal to k टाइम x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। मतलब कुछ नहीं करना है, k से मल्टीप्लाई कर देना है, k से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी x to the power n का x to the power n plus 1 by n plus 1। जैसे यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रहे एग्जांपल में इसका थर्ड c का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मान लो स्मॉल f of x रहे 3x पे पावर 4, स्मॉल f of x dx क्या हो जाएगा, स्मॉल f of x dx इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x to the power 4 dx इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ k x to the power n था तो क्या आ गया k into x to the power n plus 1 by n plus 1, k क्या है यहाँ तो 3x to the power 4 plus 1 5 by 4 plus 1 5, अब प्लस एक c तो आएगा ही, सो इट विल बी 3x to the power 5 by 5 प्लस c एक ऐड तो कर गई, तो दिस ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ये फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला।
ऑलराइट, डी, if a small f of x is equal to sin x, then a small f of x dx integration is equal to sin x dx integration is equal to minus of cos x plus c. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होगा। पता है क्यों? क्योंकि माइनस cos x प्लस c का डिफरेंशिएशन sin x होगा। रीजन, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद करो, माइनस sin x। तो जब माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और c का 0 हो जाएगा, तो प्लस sin x बच जाएगा। ठीक है। बी, इफ f of x is equal to sin kx, then a small f of x dx integration is equal to sin kx dx integration is equal to minus of cos kx by k प्लस सी। ध्यान रखेंगे, जैसे वहां डिफरेंशिएशन में k से मल्टीप्लाई करते थे ना, जैसे sin kx का डिफरेंशिएशन k cos kx होता था, लेकिन sin kx का इंटीग्रेशन माइनस cos kx बाई k हो जाएगा, यहां डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि आप इसे डिफरेंशिएट करके देखो, आप देखोगे sin kx आ जाएगा, c का तो 0 आ जाएगा। आप कभी चेक कर सकते हो कि माइनस cos kx 1 बाई k माइनस cos kx का जरा डिफरेंशिएशन करना, यू विल गेट sin kx। ऑलराइट, इसके आगे हम फॉर्मूलाज और भी लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद cos tan का भी देखेंगे।